नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे आप देखते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं। लीजिए, फिर उमड़ा खालिस्तानी प्रेम, यह पहला मुद्दा रहेगा कि आखिर कनाडा को खालिस्तानियों से इतना प्रेम क्यों है और निज्जर के लिए उन्होंने क्या किया, वहां की संसद में क्या हुआ, यह भारत के लिए जानना बेहद जरूरी है। यह फ्लोर ग्राफिक्स इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगली बात करेंगे नालंदा के गौरव की, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका इतिहास इतना प्राचीन है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसको जलाने के लिए आक्रांताओं ने कोशिश की और लगातार इसको जलाते गए, बर्बाद करते गए, लेकिन सत्य की अंत में जीत होती है। उसी तरीके से एक बार फिर से नालंदा का पुनरुद्धार हो रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संकट और सत्याग्रह। जब संकट आया तब सत्याग्रह याद आया, जब पानी खत्म होने लगा तब जाके सोचा कि अब अनशन ही क्यों ना किया जाए। ये आम आदमी पार्टी की वही टेक्निक है, हर बार अनशन की, जबकि वो खुद सरकार में बैठे हुए हैं। सोचने वाली बात है, ये बताएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीट पर राजनीति की। स्टूडेंट्स परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, आरोप लगा रहे हैं एनटीए को वैसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, कोर्ट भी सख्त है, लेकिन विपक्ष राजनीति से बाज नहीं आ रहा और बार बार आवाज बुलंद कर रहा है। ठीक है, हक है उसको, लेकिन क्या बच्चों के भविष्य की बात भी यहां की जाएगी या नहीं, ये विस्तार से आपको बताएंगे जनमत में अपने स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेड इन इंडिया की गूंज। जी हां, केवल भारत के और प्रोडक्ट्स की नहीं, लेकिन भारत के हथियारों की भी, यानी मेड इन इंडिया हथियारों की गूंज भी विदेश में हो रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपने जाना कौन से हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जनमत में आज खबर की शुरुआत कनाडा से करते हैं, जिसका खालिस्तान प्रेम रह रह कर उमड़ रहा है। वो कनाडा जो भारत को बार बार कहने के बावजूद, जब भारत के बार बार कहने के बावजूद अपने इस खालिस्तान प्रेम से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ तो कनाडा भारत से दोस्ती निभाने के तमाम वादे करता है, वहीं दूसरी ओर अपने देश में भारत विरोधी तत्वों को पनाह भी देता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आते हैं, इटली में G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनते हैं और पीएम मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने खालिस्तान वोट बैंक को साधने के लिए भारत के दुश्मन को अपने सदन में सम्मान भी देते हैं। आपको बता दें, कनाडा की सरकार खालिस्तानी चरमपंथियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में कनाडा ने अब जो किया है उसको देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से और मामले की गंभीरता को समझिएगा। कनाडा सरकार का दोहरा चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। एक तरफ कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G7 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करता है और दोनों देशों के बीच सहयोग की बात करता है, तो दूसरी तरफ उसका खालिस्तानी आतंकियों के प्रति रवैया बदलता नहीं दिख रहा है। कनाडा में एक साल पहले मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की संसद में न सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई, बल्कि उसके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उसे इज्जत भी दी गई। बता दें, एक तरफ तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन के लिए भी अपना प्यार दिखाता है। आपको बता दें कि जिस हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, ये वही हरदीप सिंह निज्जर है जिसकी कनाडा में हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम बिना किसी ठोस सबूत के भारत का नाम घसीटा था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव हो गया था। इस बीच वैंकूवर में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने रैली निकाली और प्रदर्शन भी किया। खालिस्तानी समर्थकों ने पीएम मोदी के पुतले के खिलाफ फर्जी केस चलाकर सुनवाई भी की और पुतले को फांसी पर भी लटकाया। इस मामले में भारत सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक समय पर संबंध इतने बिगड़ गए थे कि भारत से कनाडा जाने पर रोक तक लग गई थी। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि तब दी गई जब 23 जून को कनिष्क विमान हादसे के 39 साल पूरे हो रहे हैं। कनिष्क विमान में धमाका हुआ था, जिसका आरोप खालिस्तानी आतंकियों पर लगा था। इस धमाके में कनाडाई नागरिकों की भी मौत हुई थी, जिसे कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है।
इन सब के बावजूद कनाडा न सिर्फ खालिस्तानी तत्वों को आश्रय दे रहा है बल्कि बढ़ावा भी दे रहा है। आज खालिस्तानी तत्व कनाडा की राजनीति पर अहम पकड़ रखने में लगे हैं। यही नहीं, कनाडा की संसद नाजी सैनिक को भी संसद में सम्मान दे चुकी है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल 18 जून को एक गुरुद्वारे की पार्किंग में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरदीप सिंह कनाडा के वैंकूवर शहर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का अध्यक्ष भी था। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा भारतीय मूल का एक कनाडाई सिख अलगाववादी नेता था। भारत सरकार की ओर से उसे आतंकवादी घोषित किया गया था। वह आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ था। भारत सरकार कनाडा की सरकार को वहां पनप रहे चरमपंथियों को लेकर आगाह कर रही है, लेकिन 1985 की तरह अब भी कनाडा सरकार चरमपंथियों के महिमा मंडन में जुटी है। अब देखना ये होगा कि कनाडा की इस शर्मनाक हरकत पर भारत का क्या रुख होता है और आने वाले समय में भारत और कनाडा के संबंध कैसे बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जो ट्विटर पर आपने वोट किया, और हर खबर पर आप वोट करते हैं क्योंकि जनमत में खाली एंकर बोलता है आप सुनते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी भाग लेते हैं, आप भी सहभागी होते हैं कार्यक्रम में। वोट बैंक के लिए दी गई आतंकियों को श्रद्धांजलि, इस आतंकी को श्रद्धांजलि, तो हां बोलने वाले 91%, 91% लोग हां बोलने वाले, 9% का उत्तर ना में, नो में। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि वोट बैंक के लिए आतंकी को श्रद्धांजलि दी गई थी। चलिए, ये तो कनाडा का मामला था। अब आगे बढ़ते हैं, देश के एक महत्वपूर्ण न्यूज की बात करते हैं। जनमत में अब बात भारत के एक ऐसे प्राचीन शैक्षणिक धरोहर की करते हैं जो विदेशों की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी शैक्षणिक संस्थाओं से भी 600 वर्ष पुराना है, जिसे तक्षशिला के बाद भारत का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, जो एक समय पर शिक्षा और ज्ञान का वो अहम केंद्र था जहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और फारस के साथ साथ तुर्की से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की, जो इतिहास में भारत के अन्य धरोहरों की भांति इस्लामी हमले से तबाह हो गया था, जो अब मोदी सरकार में अपने उद्धार की ओर अग्रसर है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब यूरोप, अमेरिका समेत समस्त विश्व के लोग अज्ञानता की आग में झुलस रहे थे, तब भारत में ज्ञान की शीतल गंगा बहा करती थी, जो अपने ज्ञान से न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप को सींच रही थी, बल्कि इसके ज्ञान रूपी छींटे दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहे थे। प्राचीन भारतीय ऋषियों की सीख और वेदों उपनिषदों के ज्ञान को समेटे नालंदा विश्वविद्यालय एक समय भारत के इसी प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था, जहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और फारस के साथ साथ तुर्की से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जो एक समय पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी पहले वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। 9 मंजिला पुस्तकालय और 90 लाख से अधिक किताबें जिसकी शान हुआ करती थीं। उस ज्ञान के केंद्र को मजहब के नाम पर मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा मिटा दिया गया। कहते हैं जब खिलजी ने यहाँ आग लगाई तो यहाँ की किताबें लगातार 3 महीने तक जलती रहीं। उसी नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि पर पहुंचे पीएम मोदी ने नए कैंपस का लोकार्पण करते हुए कहा कि किताबें भले जल जाएं, लेकिन ज्ञान कभी नहीं मिट सकता। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है।
एक सम्मान है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। नालंदा को तक्षशिला के बाद भारत का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, जो भारत में मौजूद अन्य भारतीय धरोहरों की भांति इस्लामिक हमलों की भेंट चढ़ गया। लेकिन इतिहास में इतने गंभीर दर्द को झेल चुका नालंदा विश्वविद्यालय अब अपने उद्धार की ओर अग्रसर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के आरंभिक दौर से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां आज पीएम मोदी ने नए कैंपस के लोकार्पण के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव की पुनर्बहाली का स्पष्ट संदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखी और इस पर ही हमने आपसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यानी जो ट्विटर है, उस पर जो प्रश्न पूछा था वो आपको दिखा दें और आपका उत्तर आपको दिखा दें। लगातार आप भाग ले रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं और उसी का नतीजा आप देखते हैं। लौटानी चाहिए नालंदा की खोई विरासत, 96%, 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो लगातार आप वोट करते रहिए। अभी भी आप वोट करेंगे तो परसेंटेज आप लाइव देखेंगे जनमत में। जनमत में अब बात दिल्ली जल संकट की करते हैं, क्योंकि देश की राजधानी इन दिनों भयंकर गर्मी के साथ साथ पानी की किल्लत की दोहरी मार झेल रही है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जिसको लेकर आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मारलेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने दिल्ली के लोगों को पानी देने के लिए प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन किया है। यही ने उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि करते हुए आतिशी ने इस बारे में कहा कि दिल्ली वासियों का कष्ट हर सीमा को पार कर चुका है। मैंने निवेदन किया है कि पीएम मोदी दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। यानी लगातार वही जो आंदोलन आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने से पहले करती थी, सत्ता में आने के बाद भी कई बार उन्होंने किया, वो फिर से करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 21 तारीख से अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। इस दौरान आतिशी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सारी बातें भी सुनाते हैं। जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है। इस 1050 MGD में से 613 MGD
हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 एमजीडी आनी थी वो घटकर 513 एमजीडी हो गई है। यानी 100 एमजीडी की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। तो यहां पर आप जल मंत्री आतिशी मारलेना को सुन रहे थे, जो कह रही थी कि मैंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, दिल्ली वालों के लिए निवेदन किया और कहा अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो 21 तारीख से सत्याग्रह अनशन पर वो बैठने वाली हैं। अब दिल्ली जल संकट क्या है, कैसे हुआ, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको उसकी वजह हम दिखाते हैं। संकट पर सत्याग्रह। दिल्ली में पानी की कमी क्यों? दिल्ली में इस समय पारा काफी हाई है। पारा हाई मतलब तापमान काफी ज्यादा है। दिल्ली के ट्यूबवेल, रेनी कुएं और नदियां पूरी तरीके से सूख चुके हैं। रेंज सब कुछ सूखता जा रहा है क्योंकि तापमान बेहद ज्यादा इस वक्त दिल्ली में है, पूरे भारत में ही है। और साथ ही साथ प्रदूषण के कारण दूसरे जल स्रोत पीने लायक नहीं है। पानी है भी तो वो जल स्रोत साफ नहीं है। प्रदूषण का कारण, जो मुख्य कारण है, जो जल स्रोत प्रदूषित हैं। दिल्ली जल बोर्ड 129 गैलन की जगह 1000 एमजीडी पानी ही दे पाता है। ये आप देखिए, जो क्षमता है उसकी वो नहीं है पूरी। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई स्रोत नहीं है। अगर अपना स्रोत होता तो वो पानी वहां से निकालता या देता। दिल्ली को पानी के लिए पड़ोसी राज्यों के भरोसे रहना पड़ता है, उसके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हरियाणा से दिल्ली पानी लाने वाली मुनक नहर से टैंकर माफिया अवैध रूप से पानी निकाल लेते हैं, यह भी संगीन आरोप है। और आतिशी बार बार पड़ोसी राज्यों पर यह आरोप लगाती हैं कि भाई टैंकर माफिया जो है यमुना पार यानी हरियाणा से ऑपरेट करते हैं। दिल्ली में भूजल के अधिक दोहन से भूजल स्तर में भारी कमी आई है। भूजल यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर टेबल और नीचे जा रहा है, दोहन हुआ है। प्रवासी आबादी में लगातार वृद्धि से दिल्ली में पानी की कमी आई है। आबादी बढ़ती जा रही है, जितना उसको अलॉट किया उससे ज्यादा लोग यहां पर हैं। और क्लाइमेट चेंज का प्रतिकूल प्रभाव दिल्ली जल संकट का बड़ा कारण बना है। तो क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में बार बार बताया जाता था, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, और ये उस दिन तक हम पहुंच चुके हैं। पारा जो है 50 तक पहुंचने वाला है, अब क्या 60 तक पहुंचेगा। तो आपने खबर देखी, ग्राफिक्स के माध्यम से समझा, आपने ये भी देखा आतिशी मारलेना ने क्या कहा, और कह रही कि 21 तारीख को अगर ये समस्या ठीक नहीं होती तो मैं अनशन पर बैठने वाली हूं। खैर, ये सारी बातें ठीक हैं। आपने जो पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये लीजिए, दिल्ली जल संकट पर फंस चुकी है क्या आम आदमी पार्टी? क्या अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए अनशन कर रही है, सत्याग्रह कर रही है? 92% लोग, 92% लोगों ने हां में जवाब दिया है, यानी फंस चुकी है आम आदमी पार्टी। 8% लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि दिल्ली जल संकट पर फंस चुकी है आम आदमी पार्टी। आगे बढ़ते हैं। जनमत में आप बात यूरो स्टोरी 2024 की करते हैं, जो एक रक्षा प्रदर्शनी है जिसका आयोजन इन दिनों फ्रांस में किया जा रहा है, जिसमें भारत पवेलियन का उद्घाटन सोमवार को फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने किया, जिसमें भारत के रक्षा क्षेत्र की निजी एवं सरकारी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं।
इसमें पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और LCA तेजस लड़ाकू विमान जैसे भारत में बने उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस मौके पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक मनोज जैन व KV सुरेश कुमार के साथ साथ फ्रांस में भारत के डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर जुबिन भटनागर, रक्षा क्षेत्र के आपको बता दूं सार्वजनिक उपक्रमों व DRDO के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में DRSO अपनी 11 प्रमुख रक्षा तकनीकों व उत्पादों को प्रदर्शित कर रहा है, जहां भारत की ओर से पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम प्रमुख आकर्षणों में से एक है। DRDO अपना एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, LCA तेजस, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी प्रदर्शित कर रहा है, जहां भारत की ओर से मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, हैवी वेट टॉर्पीडो, वर्णास्त्र के अलावा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। दरअसल भारत के ये सभी हथियार मेक इन इंडिया यानी मेड इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पाद हैं, जिसकी गूंज इन दिनों विदेशों में भी सुनाई दे रही है। एक समय पर जो भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, निर्भर रहता था, वो अब दूसरे देशों को अपने हथियार बेच रहा है, बेचेगा। भारत के इन्हीं मेक इन इंडिया हथियारों की तरक्की को आइए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे भारत की ये तरक्की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे मामला हथियारों का क्यों ना हो। मेक इन इंडिया की गूंज, डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सेक्टर होता है डिफेंस सेक्टर इकोनॉमी में, और भारत पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित होने की राह पर है, आगे बढ़ रहा है। एक दिन वो भी आएगा कि हमें हथियार खरीदने ना पड़े, वो दिन भी जल्द आएगा, और अब बेच तो रहे ही हैं। भारत पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित होने की राह पर आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। भारत आज 85 से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। तो ये देखिए, निर्यात एक्सपोर्ट कर रहा है 85 देशों को, आगे बढ़ रहा है भारत, और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की गूंज भारतीय रक्षा सेक्टर रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाली 100 कंपनियों का साझेदार भी है। देखिए, 100 कंपनियों का पार्टनर भी है भारत। ये भारत की लगातार बढ़ती हुई शक्ति का एक उदाहरण आप देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपए था। ये 2014 तक की बात है, 10 साल पहले की बात आपको बता रहे हैं। 686 करोड़, याद रखिएगा, 2014 में 686 करोड़, और अब ये भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 686 से लेके 16,000 करोड़ रुपए तक का ये ग्रोथ, ये जंप, लगभग 17-18 गुना जंप जो आ चुका है। पिछले 9 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 23 गुना का उछाल देखने को मिला है। ये देखिए कितना गुना, 23 गुना का ये उछाल देखने को मिला है 9 सालों के भीतर ही। तो 9 से 10 सालों में इतना ग्रोथ देखने को मिला। इस समय भारत 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है, ये भी आपको बता दें। 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है, डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं। दुनिया में भारत के तेजस लाइट एयरक्राफ्ट जो उसकी बात करें, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग बढ़ रही है। किफायती हमारे हथियार, किफायती हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, और एकदम युद्ध के लिए रेडी हथियार हमारे इंडिया के पूरे विश्व के लिए तैयार हैं। भारत श्रीलंका, फ्रांस, रूस, मालदीव्स, इजराइल, नेपाल, सऊदी अरब और पोलैंड जैसे कई देशों को हथियार बेचता भी है। तो ये देखिए, भारत की बढ़ती साख और भारत का सिक्का पूरा विश्व मान रहा है। और इसी को कहते हैं कि भाई मोदी के समय में क्या बेहतर हुआ, तो भारत की साख जो है इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बड़ी है और आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। फौज बहुत आगे बढ़ रही है, DRDO भी आगे बढ़ रहा है, और हथियार हम खुद बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पोल के माध्यम से अब हमने आपसे जो प्रश्न पूछा, केवल मैं ही बोलता रहूं आप सुने, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप भी भाग लेते हैं हर खबर पर। भारतीय हथियारों की बढ़ी विदेश में मांग, तो 95% लोगों ने हां बोला है, 95% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 5% लोग ना कह रहे हैं। बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि भारत हथियारों की विदेशों में मांग बढ़ चुकी है। जनमत में अब बात करते हैं कांग्रेस की, जो किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वहीं अब नीट, NEET जैसे अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आई। आपको बता दें, लखनऊ की छात्रा आयुषी पटेल ने नीट UG 2024 परीक्षा में बड़ी धांधली का आरोप लगाया था। यहां तक कि वो अपने इन आरोपों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी प्रयागराज हाईकोर्ट तक पहुंच गई थी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पर कार्रवाई तक की मांग कर दी थी उसने। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपनी OMR शीट के साथ छेड़छाड़ का दावा कर दिया था, जिस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उनकी बातों में इतना दम लगा कि प्रियंका ने बिना हकीकत जाने
ने आयुषी पटेल की बातों को सही मान लिया, उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, सरकार और एनटीए को घेर अपनी राजनीति शुरू कर दी। वहीं अब इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट ने आयुषी के सभी डॉक्यूमेंट्स को जाली बताया है, जिस पर बीजेपी ने प्रियंका गांधी से पूछा कि अब जब हाईकोर्ट ने आयुषी की याचिका खारिज कर दी है, उसके दस्तावेजों को फर्जी बताया है, तो क्या प्रियंका गांधी माफी मांगेंगी? इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। मित्रों नमस्कार। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये झूठ में पीएचडी कर चुके हैं और एक और झूठ जिसका पर्दाफाश आज हो चुका है। आपको याद होगा कि प्रियंका वाड्रा ने नीट के विषय पर 10 जून को एक वीडियो शेयर किया था और वो वीडियो था आयुषी पटेल का। ये है उनका वीडियो जिसपे प्रियंका वाड्रा ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। ये वीडियो उन्होंने 10 जून को लगभग 2:23 को ट्वीट किया था। उसी समय पर जब ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें आयुषी पटेल दिखाई दे रही है, कह रही है कि मेरे साथ अन्याय किया गया, मेरे ठीक से मार्क्स नहीं दिए गए, मेरे ओएमआर शीट को फाड़ दिया गया है, ये सारे क्लेम्स उसने किए। उसी समय पर मैंने प्रियंका वाड्रा को फैक्ट चेक किया था कि ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। एनटीए ने बताया है कि इनकी ओएमआर शीट इंटैक्ट है और ये वही आयुषी पटेल है जिसने पहले 2 या 3 साल पहले कहा था कि मैंने कोविड वैक्सीन खोज ली है। इस प्रकार की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी वाली व्यक्ति का वीडियो आप शेयर कर रही है प्रियंका वाड्रा जी, इससे बचिए। परंतु प्रियंका वाड्रा नहीं सुनी। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा और आयुषी पटेल को अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए और फर्जी दस्तावेज शेयर किए और उसके बाद जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया एनटीए को और बाकी एजेंसीज को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी ओएमआर शीट फटी नहीं थी, उनके मार्क्स जो थे जो उनको लग रहे थे कम दिए थे वैसा कुछ नहीं था, उनके सारे क्लेम्स फर्जी थे, फेक थे। इनके वीडियो को प्रियंका वाड्रा ने शेयर किया। ये वही व्यक्ति है जिसने 2 साल पहले या 3 साल पहले कहा था कि मैंने कोविड वैक्सीन खोज ली है। अब बताइए कि ऐसे व्यक्तियों के फेकरी को पेडल करने का काम प्रियंका वाड्रा ने किया। तो देखिए कैसे उसने बताया कोविड वैक्सीन उस लड़की ने ढूंढ ली थी और उसी के वीडियो को शेयर कर रहे हैं जो कह रही भाई इतनी मेरे साथ धांधली हुई। फिर कोर्ट ने उसको यहां पर एंटरटेन नहीं किया और दुनिया जान रही है कि कौन सच्चा कौन झूठा। खैर, पोल के माध्यम से हमने जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बता दें। नीट पर कांग्रेस कर रही है राजनीति, अगर राजनीति नहीं कर रही तो क्या है, क्या शेयर कर रही है कांग्रेस, उसको पता होना चाहिए। 82% लोग, 82% लोगों ने कहा हाँ राजनीति कर रही है, लेकिन 18% लोग कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। आपकी बात को भी हम लेते हैं कि भाई विरोध का हक विपक्ष को अवश्य है, लेकिन बहुमत यह कहता है कि नीट पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। आगे बढ़ते हैं जनमत में। अब हम बात करेंगे पंजाब के ईसाईकरण की। पंजाब में बढ़ते ईसाइयों के प्रभाव और बड़ी संख्या में पंजाब के दलितों की आस्था में हो रहे परिवर्तन की या उनकी आस्था में परिवर्तन कराने की जबरिया कोशिश की। यदि जनगणना के आंकड़ों को आप देखेंगे तो 2011 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में करीब 32% दलित और 1.3% क्रिश्चियन आबादी है। लेकिन आज की तारीख में यह आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में तो वही है, लेकिन जमीनी सच्चाई बदल चुकी है। पंजाब के दलितों की करीब 60% आबादी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। गुरु और पीरों की भूमि पंजाब को पोप लैंड बनाने की साजिश तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पंजाब में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़ी संख्या में दलितों और सिखों को ईसाई बनाया जा रहा है। गरीब हिंदू सिखों की संख्या ज्यादा है। इसके लिए ईसाई मिशनरी तरह तरह के ढोंग रचते हैं। वो अपने अंदर ईसा मसीह की आत्मा आने का स्वांग भरते हुए गरीब और अशिक्षित लोगों को ईसाई बना रहे हैं। ये वीडियो पंजाब ट्रांसपोर्ट की बसों का है, जहां यात्रियों को धर्मांतरित करने की कोशिश हो रही है। वोट बैंक के लिए पंजाब सरकार से मिल रहा संरक्षण पंजाब को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया है।
पंजाब में धर्म परिवर्तन का असर ये है कि प्रदेश में ईसाइयों की चर्च की संख्या बढ़ती जा रही है। धर्म परिवर्तन के लिए अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रभु तुझे छू रहे बच्चे प्रभु तेरे को छू रहे। तू उठना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, बोल प्रभु मेरे ऊपर दया कर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब ये मेरे हाथ की तरफ देखे, इसके अंदर नई अनॉइंटिंग आई यीशु मसीह के नाम में। तरफ देख, लोग ईसाई मिशनरी के ढोंग में फंसे जा रहे हैं। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाके में यह चर्च बनाए जा रहे हैं। जहां चर्च नहीं है वहां पर भी नए चर्च बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए दीवारों पर संदेश भी लिखे जा रहे हैं। पंजाब में ईसाई समुदाय की आबादी बहुत कम है। जानकारों का मानना है कि बहुत से लोग धर्मांतरण के बाद अपना नाम नहीं बदलते हैं। इसके पीछे का कारण है दलित समुदाय के लोगों को मिलने वाला आरक्षण। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे, जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गर्मी के कहर की, जिसने अब लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। नोएडा के बाद दिल्ली में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नोएडा में गर्मी से बुधवार को 14 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में बीती रात 12 साल की सबसे गर्म रात रही और न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के जानलेवा कहर को देख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हीट वेव की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों में तैयारी को लेकर समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेष हीट वेव यूनिट को केंद्रीय सरकार के अस्पतालों को निर्देश दिया है। आपको बता दें कि नोएडा में अलग अलग इलाकों में 14 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। इन सब की मौत के पीछे लू और हीट स्ट्रोक की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकी है। पुलिस का दावा है कि इनके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। संबंधित कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सेक्टर 125 स्थित निजी विश्वविद्यालय के गेट नंबर 5 के पास कूड़ा बीनने वाले युवक का शव मिला। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सेक्टर 1 स्थित टकसाल के पास शाम को करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव बरामद हुआ। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग की भीषण गर्मी के कारण मौत होने की आशंका जताई। मौसम कार्यालय ने कहा कि शहर में पिछले सबसे गर्म रात जो है जून 2012 में दर्ज की गई थी, जब न्यूनतम तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। मंगलवार को दिल्ली में इसी सीजन की सबसे गर्म रात 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। बीते मंगलवार को गर्मी से 33 लोगों की मौत हुई। पुलिस के पास अभी 5 जिलों का डेटा नहीं है। ज्यादातर पुलिस उपायुक्त का कहना है कि ये फुटपाथ व रैन बसेरों में रहने वाले लोग थे। शुरुआती जांच में पुलिस इनकी मौत का कारण गर्मी ही मान रही है। हालांकि यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। उधर दिल्ली के 38 अस्पतालों में हर रोज बेहोशी, उल्टी व चक्कर आने के कारण 100 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी है। लू के थपेड़ों से अभी कम से कम 10 दिन तक किसी बड़ी रात की उम्मीद मत करिएगा। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 28 जून के आसपास मानसून पहुंचने के बाद ही राहत मिल सकती है। हालांकि इस दौरान 1-2 दिन बारिश हो सकती है, पर इससे भीषण गर्मी से तात्कालिक राहत ही मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि यूपी व हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड, उत्तर तटीय तो पंजाब, हरियाणा, बिहार व झारखंड में गर्मी का रेड अलर्ट जारी है। भीषण गर्मी के बीच मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की अधिकतम खपत 8,647 मेगावाट तक पहुंच गई, जो शहर में अब तक का उच्चतम स्तर है। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूना के येरवाड़ा नगर पुचाल इलाके में बकरीद में दिन में शाम 6 बेज़बकरों की रेस लगाकर परिसर में दहशत निर्माण का काम किया जा रहा था। इस रेस के दौरान कुछ जिहादियों ने पास खेल रहे बच्चों के साथ बदतमीजी भी की। दरअसल ईद की शाम को
जिहादियों द्वारा बकरों की रेस का आयोजन किया गया। जिस जगह ये रेस होनी थी उसी जगह के पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जिहादियों ने पास में ही खेल रहे हिंदुओं के छोटे बच्चों के साथ गाली गलौज की। इस पर जब एक बच्ची के पिता ने जिहादियों से सवाल जवाब किया तो सुफियान सैयद नाम का जिहादी बच्ची के पिता के साथ भी गाली गलौज करने लगा। इसके साथ ही जिहादी सुफियान ने अपने सभी जिहादी साथियों को वहां बुलाया और हिंदू परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में येरवड़ा पुलिस ने 5 जिहादियों यूसुफ, अयान शेख, जियान सैयद, मंटी सैयद, जमीर सैयद पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस हमले में शामिल अन्य जिहादियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह से पुलिस की कार्रवाई के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि पुलिस इन जिहादियों पर क्या कार्रवाई करती है। देखिए, पुणे महाराष्ट्र की यह खबर, जहां पर नागपुर चाल में हिंदू परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है और येरवड़ा में 30 से 40 जिहादियों ने यह हमला किया है। तो जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रियासी अटैक की, रियासी हमले की, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही एक खुलासा भी हुआ है। 9 जून को शिवखोड़ी से आ रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में बस चालक समेत 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 41 श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस बाबत अब जम्मू कश्मीर की रियासी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि रियासी आतंकी हमले से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति का नाम हाकम दीन है, उसकी उम्र 45 वर्ष है। ये व्यक्ति कई बार आतंकियों को शरण देने में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक वह आतंकियों के लिए गाइड का काम करता था और उन्हें 6000 रुपए में पनाह देता था। खाना और रहने की जगह मुहैया कराने के साथ साथ उक्त व्यक्ति ने गाइड का काम भी किया और घटनास्थल तक पहुंचने में उनकी मदद की। गिरफ्तार व्यक्ति एक प्रमुख आतंकी सहयोगी है, जिसने हमले को अंजाम देने में आतंकियों की मदद की थी। मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है। इस पूरे मामले पर एसएसपी मोहित शर्मा ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस दिन से ये अटैक हुआ है उस दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस इसके ऊपर लगातार लगी हुई है। कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है, सस्टेन्ड इंटेरोगेशंस हुई हैं उनकी, और उसी में हमें ये एक आज बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकम दीन, उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे, और उसके बाद वो स्पॉट पे रुका रहा। उसने फायरिंग की आवाजें भी सुनी हैं और वो होने के बाद उनको लेके भी निकला है। अभी तक जो इसने डिटेल्स डाइवल्ज किए हैं उसके हिसाब से 3 बारी उसके घर पे ये लोग आए हैं, अलग अलग डेट्स पे, जो कि इंसिडेंट से पहले के ही कुछ दिन पहले की डेट्स हैं। और जस्ट 1 डे प्रायर टू दी इंसिडेंट ये उसके घर में पूरा दिन रहे हैं और उसको साथ लेके उस स्पॉट पे वो लोग गए हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जो अभी पता चला है उसके हिसाब से शायद ये 1-2 बारी पहले भी उनका साथ देता आया है, बट अभी उसने पूरे तरीके से इसके बारे में नहीं बताया है और उस लाइन पे ये इंटेरोगेशन जो है अभी भी जारी है। पाकिस्तानी आतंकियों के बारे में बताता है और 3 का बताता है कि 3 लोग थे वो, और पहली बार ही देख रहा था उनको। उसने इतना जरूर बताया है कि उसने जब उस एरिया को थोड़ा रेकी किया तो उसने ये इंश्योर किया कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो कहीं से भी उसकी फोटो को, उसकी इमेज को या उन मिलिटेंट्स की इमेज को ना पकड़ पाए। तो उसने ऐसे ही रास्ते से उनको, जंगलों के रास्ते से उनको स्पॉट पे वो लेके गया है और इतना उसने अभी तक अपने डिटेल्स में डाइवल्ज किया। खाना खिलाया, उनको पनाह दी, उनको गाइड किया और रेकी करके इस तरीके से भी एक पोजीशन अपनी सिलेक्ट करी जिससे कि सीसीटीवी कैमरास से बच सके। नहीं, चलिए देखिए किस तरीके से उस व्यक्ति को पकड़ा गया जो रेकी भी करा रहा था, 6000 रुपए में उनको खाना भी खिला रहा था और सीसीटीवी और जांच एजेंसियों से बचाने का प्रयास भी उसका, लेकिन अब वो पकड़ा गया है। और जानकारी देगा, 3 पाकिस्तानी आतंकियों की बात उसने कही है, ये भी आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जिहादियों की कांग्रेस को जिताकर लाने की मंशा क्या है, इस ऑडियो से साफ साफ पता चलता है। दिए गए ऑडियो क्लिप को सुने, जहां पर महाराष्ट्र के मालेगांव में से एक 94327 की
बढ़त के साथ जीतने वाली नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद डॉक्टर शोभा बच्चाव और मालेगांव के एक कसाई उनसे यानी कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं। जिहादी की मांग है, हमने आपको चुना है और आपसे विनती कर रहे हैं कि वोट के बदले पकड़ी गई गायों को कसाईयों को बकरी ईद के बलि के लिए लौटा दें। क्या हुआ है आपको वो सुनाते हैं। हेलो हेलो। हाँ बता भाई बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम वालेकुम। हाँ ताई, मैं मालेगांव से मंसूर कारपोरेटर का भाई बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, गुजर गई है। हेलो। हाँ मेरी अम्मी गुजर गई है। क्या हुआ? तुम मेरी माँ है। बोलिए बोलिए। हाँ ताई, मैं ये बोल रहा था कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कोशिश करके तुमको 6 हल्के में से 5 हल्के में तुम हार गए थे। मालेगांव में हम लोग बहुत मेहनत बहुत दुआ किए तुम्हारे वास्ते, रोजा रख के जो जो करना था करे और तुमको जिता के लाए। बराबर है ना ताई? वो है ना 1 करोड़ के ऊपर का माल है जानवर कॉटन मार्केट में। वो गेम कर दिए आई, मैं ताई नहीं बोलूंगा आई बोलूंगा तुमको। तो वो गेम कर दिए वो लोग, सब पैसा ले लिए और निकालने के टाइम वो मिलिट्री बैठा दिए वहाँ। ताई खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमने तुमको जिताया ना। नहीं मैंने एसपी साहब से तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे ताई। नहीं क्या है ताई, देखो तुम मेरी माँ है ताई, तुम मेरी माँ है, तुम कुछ भी करो। मैंने बहुत कसट का पैसा रहता ताई, हम सूद ब्याज का नहीं करते। नहीं मैंने एसपी साहब से भी बात की, भारती साहब से भी बात की है। अरे तो वो उधर के कौन लोग ताई कुछ भी करो तुम, देखो हाँ, ताई हाँ। तुम लोगों की ताई है, तुम मेरी आई है। मेरी आई को हमारे 2 साल हो गए, तुम मेरी आई है। बहुत मेहनत का पैसा रहता आई, करोड़ों रुपए का माल जमा कर लिए वो लोग। और हमारा इस्लाम धर्म का काम है ना, वो हम गुना थोड़ी कर रहे। कौन से लोगों ने माल जमा किया? वो मिलिट्री बैठी ना वहाँ कॉटन मार्केट में। कॉटन मार्केट में? हाँ। नहीं कौन लोग है वो पुलिस अधिकारी, अब तुम समझो ना ताई। पुलिस अधिकारी? पुलिस लोग है ना, तुम बोल रहे एसपी से बात की है, मिलिट्री को कौन बुलाता? एसपी से मैंने बात किया है। मेरी माँ है तू, और तुमको कोई तकलीफ दिया मेरे को बुलाना, मैं पूछ जाऊंगा। आई मैं बात करती हूँ। तुम्हारा बेटा है मैं, तुम्हारा बेटा ये, तुम्हारा बेटा तुमसे बात कर रहा। मेरी माँ मर गए। ऐसा नहीं, मैं करती हूँ ना बात। मेरी माँ मर गए। मुझे बात मेरे भाई लोग का इतना महंगा जानवर जमा कर लिए वो लोग। मैं बात करती हूँ। कब? चलिए, आपने देखा किस तरीके से उसने क्या मांग की। भाई हमने आपको जिताया, आपके लिए वोट जुटाए और क्या रोज़ा रखा, तमाम बातें उसने कही। और फिर अब वो मांग कर रहा है कि हमारे जो जानवर हैं वो छुड़ा दीजिए, मेरा माल जो है वो बचा दीजिए। तो क्यों वोट किया, उसका एक उदाहरण आपको दे रहे थे। चलिए, ये तो थी सारी खबरें और अब आते हैं अपने सुविचार भाग में। हर बार की तरह हम आपको एक सुविचार बताते हैं। आज भी आपको एक सुविचार बताऊंगा, एक कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा लड़का एक बड़े रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने के लिए गया। उसने सोचा कि कुछ पैसे हैं तो क्यों ना यहां पर आइसक्रीम खाई जाए। वो 10 साल का छोटा सा लड़का होटल में दाखिल हुआ और एक मेज पर यानी कि एक टेबल पर बैठ गया। एक वेटर ने उसके सामने पानी का गिलास रख दिया। उस लड़के ने पूछा कि आप बताइए मुझे कि एक स्पेशल आइसक्रीम कितने की होती है। तो वहां पर वेटर ने उत्तर दिया कि ये स्पेशल आइसक्रीम जो है वो 200 रुपए की है। छोटे लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब को टटोला। वहां पर 10-10 के नोट पड़े थे, उनको टटोला और टटोलने के बाद वो फिर से बोला वेटर की तरफ देख के कि चलिए बता दीजिए कि एक प्लेन यानी कि सादी आइसक्रीम यानी सिंपल प्लेन आइसक्रीम की कीमत क्या है। वेटर परेशान हो रहा था क्योंकि और भी लोग उसका इंतजार कर रहे थे और वैसे भी वेटर को वो लड़का गरीब लग रहा था और एक अच्छे ग्राहक के रूप में उसको नजर नहीं आ रहा था। वेटर ने बड़ी बदतमीजी से उस बच्चे से बात की और उसको जवाब दिया, 150 रुपए की है सिंपल प्लेन आइसक्रीम, जल्दी बताओ, मुझे और भी ग्राहकों से डील करना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। छोटे लड़के ने फिर से नोट गिने और फिर से कहा कि भाई ठीक है, चलिए मैं सादी आइसक्रीम ही लूंगा। वेटर आइसक्रीम लेकर आया, बिल टेबल पर रखा और चला गया।
जब लड़के ने आइसक्रीम खा ली, कैशियर को पैसों का भुगतान किया तो लड़के भी वहां से चले गए, वो लड़का भी वहां से चला गया। अब जब वेटर वापस आया तो उसने मेज को पोंछना शुरू कर दिया और फिर उसने जो देखा उसे देखकर वह चौंक गया और शर्मिंदा भी हुआ। वहां खाली आइसक्रीम की प्लेट के बगल में रखे हुए थे 50 रुपए, जो कि उस लड़के की तरफ से वेटर के लिए टिप था, उपहार था। जहां वेटर ने बदतमीजी की, वहीं लड़के ने वेटर का सम्मान किया और उसके लिए टिप निकाली। वो लड़का चाहता तो 200 की आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने 150 की आइसक्रीम खाई और 50 रुपए वेटर के लिए बचा के रखे, जबकि वेटर ने उसके साथ बदतमीजी की। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें किसी के बारे में बिना जाने तुक्का नहीं मारना चाहिए, पूर्वाभास नहीं करना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। जिसे आप बेकार समझ रहे हो सकता है वो आपका भला चाहता हो, आपका हितैषी हो। तो आज के सुविचार में इतना ही और आज के कार्यक्रम में इतना ही, और आशा करता हूं कल फिर आपके लिए एक सुविचार और ऐसी खबरें लेकर आऊंगा। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।